हाउस द जोश। हाउस द जोश। तो जोश कैसा है? जोश कैसा है? हाई है? हाई नहीं है तो हाई हो जाना चाहिए। आप लोगों की शाम को वीडियो आ रही है शानदार तरीके से, बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। तो हाउस द जोश। तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। एग्जैक्ट 8 बजे जो है वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो जो है एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों का इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, गवर्नेंस वाला, इंडेक्स वाला, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला, बहुत ही कुछ डिस्कस किया गया शानदार तरीके से। ओके, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो आज है 3 जनवरी। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग INA बोलते हैं, बेसिकली इसको थोड़े से और प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। बड़ा ही प्यारा रहने वाला है। चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले कैसा रहा आप लोगों का दूसरा दिन नया साल का? किस तरीके से आप लोगों ने यूटिलाइज किया? क्या नया प्लान आप लोगों ने बना लिया है? किस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं? सारी बातें बताएगा। फीडबैक देना बेसिकली मेरा पर्पज है कि आप लोगों को याद दिलाता रहूं कि आप लोगों को ज़िंदगी में अपने पाथ पर डटे रहना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक एक दिन जोड़ जोड़ कर आप लोगों की ज़िंदगी बनती है। तो डिसिप्लिन टेस्ट जरूर देना। मॉर्निंग में जो जो टाइम पर उठ गए हैं, कल तो आप लोगों ने आग लगा दी, धुआं धुआं कर दिया, इतने सारे लोग मॉर्निंग में उठ गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे सोचा जाए तो, क्योंकि इतनी ठंडी में आप लोगों का उठना ये दिखाता है कि अपने गोल के लिए कितने डेडिकेटेड हैं आप। तो इसलिए इसी तरीके से लगे रहिए और शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। और यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हीरे की परख होती है ना, वो अंधेरे में होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करो यार। कांच के टुकड़े तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, पर लेकिन सही तरीके से जिंदगी लेकर चलोगे तो एक्चुअल में आप लोगों को समझ में आएगी। अपनी अंदर की कैपेबिलिटी भी आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है अपनी ज़िंदगी में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, देखता हूँ कौन बताता है इनके बारे में। हालांकि आते आते आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, क्योंकि इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आगे चलकर, ठीक है। मैंने पूछा था कि क्या डेली प्रीमियर चाहिए आप लोगों को, तो यहाँ पर 74% लोगों के द्वारा ही बोला गया। ओके, तो इट प्रीमियर एंजॉय कीजिए अगर आप लोगों को लग रहा है अच्छे से आप लोग इसमें डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। और कल जो है 2200 के करीब लोग यहाँ पर मुझे देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे लोग उठे यार, ये अच्छा लगा देखकर। मॉर्निंग के टाइम में आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। तो इसी तरीके से टारगेट है, देखता हूँ कौन जल्दी से इसको 5000 करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 5000 लोग कम से कम आप लोग उठो। 6 बजे भी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं यार। 6 बजे 5000 लोग अगर आकर आप लोग वीडियो देखोगे तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, टारगेट सही है। देखता हूँ कौन कौन इस टारगेट को अचीव करवाता है। पहले अपना टारगेट आप लोग आज ऐसे आराम आराम से बढ़ाते हैं, जैसे आज का टारगेट जो है वो 2500 के करीब रखते हैं आज और कल में। देखता हूँ तो मॉर्निंग में उठो यार, अपने दिन को स्टार्ट करो और शानदार तरीके से आगे लेकर चलो। फिर देखना कितने अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फीडबैक जरूर देना। और इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो जाकर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर, और सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से आप लोग अपना आंसर राइटिंग वगैरह भी सब चीज़ें देख लेना। यहाँ पर सारे लिंक आप लोग यार यहाँ पर मिल जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग देखना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ मैं। और यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और SLV PD आप लोगों के लिए बेसिक चैनल है, यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप लोगों को जानने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये 3 टेलीग्राम है। बाकी शाम को तैयार रहना वीडियो के लिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना अपना, देखना मजा आ जाएगा आप लोगों का देख के, इतने शानदार तरीके से चीज़ें दी हैं। थोड़ा सा पहले तो बोला था कि कल डालूंगा, पर लेकिन वीडियो थोड़ी सी और डिटेल में अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की, तो मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन लेट हो जाए पर लेकिन शानदार चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करिए, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो हाउस द जोश हाई होना चाहिए। और फीडबैक जरूर देना और बताना आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे ही है, तार तुक्का मार मुक्का वाली बात है। आप लोग तुक्का मारना इन से गैस करना। और गैस मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप लोगों का गैस जो है वो गलत होगा, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि उसका आंसर ये होगा। अब ये शब्द मैंने बोल दिया है तो आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन सा राज्य है हमारे देश के अंदर में जो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत में सबसे बुरी परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिली है? यानी कि भाई साहब ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा ही नहीं है जनता को, अगर जनता उनसे इन्फॉर्मेशन मांगती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून जो है वो हमारे देश में इसीलिए लाया गया ताकि लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल ये मान लिया कि हाँ, ये जो कानून है ये किसी काम का नहीं है और ये फालतू में बना दिया गया है और इसको रेस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्य का नाम बताना है। तो देखता हूँ किस किस का जो गैस है वो सही लगता है, और इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे और आप लोग बताना
कि आप लोगों ने आंसर सही दिया था या फिर गलत। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, दे लिया आंसर। अब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है तमिलनाडु। किस किस ने तमिलनाडु सोचा था? तमिलनाडु भाई साहब, मतलब बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही तमिलनाडु की। जैसे तमिलनाडु की जागरूकता देखने को मिलती है कि लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं और वो सब चीज़ें, पर तमिलनाडु ने यहाँ पर नीचे से टॉप कर दिया है। सेकंड वर्स, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तमिलनाडु यहाँ पर आंसर होगा। सेकंड वर्स पे पता है कौन है? वो है महाराष्ट्र। सोचो आप लोग, ये बॉलीवुड नगरी, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब दो सबसे नीचे से टॉप करने वाले राज्य हैं, उसका नाम है तमिलनाडु पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर में बहुत कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, और रिसेंटली आरटीआई जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि जनता के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ऐसे टॉपिक अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो ये कानून है इसके आने से समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा है इसका, क्या जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, बात की बात है, पर क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आता है आप लोगों को? तो तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्स्ट परफॉर्मिंग इन आरटीआई रेस्पॉन्स जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ये एक स्टडी सामने निकल कर आई है। तो जीएस पेपर 2 के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो ये गवर्नेंस का टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन। नाम से ही देखिए आप लोग, यहाँ पर इन्होंने नाम लग दिया सतर्क, यानी कि सतर्क रहना है नागरिक, यानी कि जो यहाँ पर हमारे देश के जो सिटीजन है उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये संगठन बनाया गया है। इनके द्वारा जब एक स्टडी की गई, स्टडी क्या मैं तो बोलूँगा एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है, इनके द्वारा जब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया तो इसमें इनके द्वारा तमिलनाडु की कंडीशन सबसे बुरी बताई। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में ओनली जितनी भी इनके पास में जो रिपोर्ट गई हैं कि भाई साहब हमको बता दो कि ये मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, पर इन्होंने ओनली 14%, ओनली 14% इन्फॉर्मेशन जो है वो जनता तक पहुंचाई। तो यहाँ पर लिखा है ना माई राइट माई माइट, ठीक है, तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत ठहरा दिया। यानी कि इनका मानना यह है कि जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार है, ये आप लोगों का अधिकार नहीं है, और हमारा अधिकार यह है कि हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, इन रियलिटी आरटीआई है क्या, इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करूंगा, और क्या क्या यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। क्यों आरटीआई लेकर आया गया उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक एक कर बातें देखते हैं। आरटीआई नाम आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, इसका नाम है आरटीआई। आरटीआई में जो आर है इसका मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं राइट का मतलब क्या होता है, एक अधिकार मिला हुआ है। अधिकार कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि पार्ट 3 में आप लोगों के लिए फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के मूल अधिकार हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ऐसे ही ये भी एक राइट आप लोगों को दिया है कि आप लोगों को राइट है कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले। हालांकि ये जो आर्टिकल है, ये जो अधिकार है आप लोगों का, ये किसी फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड नहीं है, पर फिर भी ये आप लोगों को एक अधिकार देता है, एक कानून बनाकर आप लोगों को अधिकार दिया जाता है। वैसे अगर आप लोग बात करें, आप लोगों को पता है जैसे कि मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में, इसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 में जब हम लोग जाते हैं, उसका जो फर्स्ट है उसके जो ए में हम लोग जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों के अधिकार मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को जब ये अधिकार मिलेंगे, आप लोगों से कोई चीज जानने को बात की गई, आप लोगों ने उस चीज के बारे में आप लोगों को पता चला, इसका मतलब ये आप लोगों का अधिकार हो गया। उससे क्या होगा, आप लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी। तो उससे आप लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, तो इसका मतलब हो गया कि लाइफ टू राइट, एक तरीके से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, वो भी यहां पर इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। यानी कि कहने के लिए तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं है, पर ये प्रोटेक्ट करता है आप लोगों का अधिकार 19वें आर्टिकल के अंदर में और आप लोगों का अधिकार 21वें आर्टिकल के अंदर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। जो भी चीज फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाती है, इसका मतलब ये होगा कि वो आप लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रही है, और अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है डायरेक्ट, आर्टिकल 42 आर्टिकल 32 यानी कि 32वां। ये क्या करता है, ये बोलता है कि आप लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसीलिए इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आर्टिकल ही आप लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, वरना आज की गवर्नमेंट में और जो अंग्रेज गए यहां पर, जो ब्रिटिश गए यहां पर, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा
अगर आप लोगों के अधिकारों को कोई प्रोटेक्ट ही न करे। आर्टिकल 32 आप लोगों को अधिकार देता है कि किसी भी आप लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये पावर होती है फंडामेंटल राइट की। अगर बात करें, ऐसा नहीं कि आरटीआई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। जैसे कि हमारे देश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत कुछ प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ विसल ब्लोवर जो कि अंदर की इंफॉर्मेशन बताते हैं, कोई करप्शन कर रहा है उसके बारे में बताते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। पर इन रियलिटी आज की डेट में आरटीआई की जो है ना, वो नहीं कहते कि एक तरह से जान निकाल रखी है। ठीक है, एक लोकल भाषा में शब्द निकाला जाता है कि कैच निकाल रखी है। कैच मतलब एक तरह से बिल्कुल कहानी खत्म करके कैच निकाल दी इसकी। तो एक तरीके से जान निकाल रखी है यहाँ पर आरटीआई की। किसी भी राज्य के अंदर में आप लोग जाओगे तो आरटीआई की जो एक तरीके से लोकल एरिया में जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, वो कोई आज की डेट में ढंग से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। कहने के लिए तो अधिकार है, हमारे संविधान में लाया गया इसको, कानून को बनाकर, पर इन रियलिटी वो अधिकार का जैसे इस्तेमाल होना चाहिए वो वैसे इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। यानी कि जैसे लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड चीजें मिलनी चाहिए वो लोगों को यहाँ पर मिल ही नहीं रही है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप लोग कई सारी चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड कर पाओगे, और फिर कुछ और बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसी तरीके से, ताकि पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होते चले जाए। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जनता को गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, पर लेकिन जनता को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देती नहीं है, तो जनता को आकर मांगनी पड़ती है इंफॉर्मेशन की, भाई साहब बता दो कि ये क्या चल रहा है। किसी वैकेंसी के बारे में पूछ लिया कि हाँ ये क्या चल रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो उनको पूछनी पड़ रही है जा जाकर, जबकि ये एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो जनता को अवेयर रखे इन चीजों के बारे में। जब जनता को वो अवेयर रखेगी तभी तो वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। अगर वो अवेयर ही नहीं है तो वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे ले पाएंगे जब तक उनके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी। तो ये जरूरी है कि उनके पास में एटलीस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन को इंपावर करें, और इंपावर तो तब होगा ना जब उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो कोई उल्टी सीधी हरकतें भी नहीं करेगा। अगर कोई कुछ चीज छिपा रहा है तो सीधी सीधी मतलब बात यह है कि वो कुछ दबा रहा है, ठीक है। उन्हें डायलॉग आप लोगों ने सुना है क्या? कई बार बोला जाता है कि यूं जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर अगर चीजें छिपा रहा है तो इसका मतलब वो कुछ दबा रहा है, जो कि कुछ गलत है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? जब दबाएंगे चीजें सामने नहीं आएंगी। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब कुकर्मों को ध्यान में रखते हुए एक आरटीआई का कानून लाया गया 2005 में, ठीक है। और इसके तहत हमारे देश में आज की डेट में लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो कि इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको मिल सकती है। पर लेकिन इसका रिसेंटली अभी कई बार एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जितनी पावर इसको दी गई है उसको दबाने की कोशिश की गई है। इसके चलते बार बार न्यूज में रहा। जैसे कि 2005 का जो ये कानून था इसको अमेंड किया गया 2019 में, और कई सारे चेंजेस इसके अंदर लेकर आए गए। सबसे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं आरटीआई के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने ये जो कानून बनाया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम लोगों ने इसको बोला। इसके अंदर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नोट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि अगर एक यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, नोट मोर देन 10, मान लीजिए मैक्सिमम 10 हो गए, तो इसका मतलब है कि जैसे क्रिकेट की टीम नहीं होती है 11 प्लेयर की, तो टोटल इनकी भी एक टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें टोटल 11 प्लेयर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 11 प्लेयर की एक पूरी टीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये जो अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन दी जाती है एक कमेटी के द्वारा, यानी कि इनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा और किसी को भी उठाकर बैठा देगा। तो इसका प्रोविजन डाला गया इस कानून के अंदर में। तो प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन रहेंगे उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये हो जाती है, जब भी कोई ऐसी कमेटी होती है ना, अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर हो गए और उन्हीं के कोई मिनिस्टर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गई पूरी पावरफुल यहां पर। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ भी बोलते रहे, ये दोनों मिलकर किसी को भी अपॉइंट कर देंगे। इसीलिए कई बार ये रहता है कि जहां पर भी यहां पर यूनियन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया जाए। पर लेकिन इसके अंदर में रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में से पावर फिसल जाती है फिर। क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर कोई अपॉइंट किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर उसको अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर एक साइड में लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया, एक साइड में प्राइम मिनिस्टर आ गए, और एक साइड में यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो जो डिसीजन लिया जाएगा वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में लिया जाएगा।
गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, जो सही इंसान होगा वो उस पोस्ट पर जाकर बैठेगा। तो इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए था। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 65 ईयर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर देखिए यहां पर क्या रहता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो अटेन 65 ईयर करें। ठीक है, या फिर आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलर जो एज देखने को मिलेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यहां पर दिक्कत हो जाती है कि हम लोग डिसाइड करेंगे, यानी कि या तो 65 ईयर हो या फिर हम लोग डिसाइड करेंगे, तो प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट और अंटिल दे, मतलब एक तरीके से खुद सोचिए आप लोग, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, तो फिर वो क्यों गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देंगे। और रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो यहां से भी आप लोग देखिए उनको कोई लालच ही नहीं है, कर ये तो एक अच्छी बात है कि लालच नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से समझ सकते हैं। अब जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखेगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो अपना टेन्यूर जो है वो 5 साल का नॉर्मली यहां पर लेकर चलते हैं। ठीक है, ये बातें यहां पर मानी जाती है। इनको जो सेंटर है वो नोटिफाई करेगा ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट स्टेट और सेंट्रल लेवल कि किस तरीके से इनको लेकर चलना है। इनका जो पे होता है, जो इनको पैसा दिया जाता है, वो इक्विवेलेंट रहता है टू द जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर का जो रहता है वो स्टेट जो कमिश्नर है उसके बराबर यहां पर रहता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां पर जो स्टेट के अंदर में सेक्रेटरी होते हैं उसका स्टेट के हिसाब से रहता है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि कितना उनको पैसा दिया जाना है। सैलरी अलाउंसेस जो है ऑफिसर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो जहां जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है वहां वहां पर दिक्कतें ये हो गई हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अब ये अपने हिसाब से यहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में आ गए हैं। अगर बात करें यहां पर ऑफिशियल रिसीव करते हैं कोई भी यहां पर पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, दे सैलरी जो है वो रिड्यूस की जाएगी अमाउंट ऑफ इक्वल टू द पेंशन। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जो प्रोविजन है वो यहां पर ये कई सारे और प्रोविजन जो है जैसे कि यहां पर ये रिमूव कर दिए गए। मतलब कहने का ये कि इनको बहुत सारी चीजें थी जो इंडिपेंडेंट बनाती थी इस पर्टिकुलर कानून को। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती थी। अब वो सारी कई सारी चीजें जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से रहता है कि अब ये कानून जो है उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से ये काम कर रहा था। तो इसके चलते बार बार न्यूज में आता है। ठीक है, तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पता होना चाहिए। जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन जो कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, आप लोग खुद देखिए, इतना माइन्यूट सा चेंज किया और क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पर ढंग से अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ के निकल जाओगे प्रेसिडेंट, और मैक्सिमम प्रेसिडेंट ही काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप लोग सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप लोग कुछ और ही दिमाग लगाते रहेंगे। तो यहां पर क्या है, ये है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ना कि प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो गया, आंसर खुद देख सकते हैं आप लोग यहां पर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ना कि प्रेसिडेंट। तो आंसर इसका ए हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आप लोग चूकोगे और ध्यान से उसको नहीं पढ़ोगे तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। टेन्यूर जो है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, या फिर 65 साल जो भी पहले हो। ओनली मेंबर जो है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन, यानी कि जो मेंबर है उनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा, किसी और को चेयरपर्सन नहीं बनाया जाएगा। ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, ऑल 3 सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर देखिएगा, मजा आएगा कि सही दिया आंसर या फिर गलत। आंसर यहां पर बी हो गया, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जब रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो फिर यहां पर उनको जो मेंबर हैं उनको हम लोग अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, चीफ जो यहां पर चेयरमैन के तौर पर। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर दीजिए, आप लोग खुद समझिए इसको। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर हो गया बी, यानी कि ओनली 2, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो है ना इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जितना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहेगी उतना ही अच्छा टॉपिक आप लोगों का तैयार होगा, और उसी तरीके से आप लोग ढंग से आंसर भी दे पाओगे, है कि नहीं। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इवन यहां पर यूपीएससी ने भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा 2018 में, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन इंपावरमेंट अलोन, इट इज एसेंशियल रीडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बोला था ना अभी कि ये अकाउंटेबिलिटी भी डिफाइन करता है सरकार की। सरकार को यहां पर अकाउंटेबिलिटी रहेगी जब सिटीजन को पता होगा, जब किसी को पता ही नहीं है तो फिर किसकी अकाउंटेबिलिटी और क्या चीजें, फिर तो सारी चीजें खत्म हो गई ना।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में अब अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो सारी चीज़ें सही हैं, वरना फिर कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं है कि नहीं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कोई भी कंफ्यूजन हो माइंड में तो उसको क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये था पूरा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। अब यहां से आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। जो ये रिपोर्ट है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन था और उसके क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से अटेम्प्ट करवाए। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, नहीं जो करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिक मैंने बता दिया। आरटीआई में तमिलनाडु सबसे बुरी कंडीशन पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। ये 10 होते हैं इसके अंदर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कुछ ऐसे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके द्वारा कुछ अच्छा काम यहां पर किया गया, यानी कि एज कंपेयर टू दूसरे राज्य के इनके द्वारा अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चला गया। बिहार के अंदर में फेल हो गए एनी इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फॉर द असेसमेंट पब्लिश 2022, 2020 और 2021। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये काफी बड़ी बात है अगर इसको आप लोग देखेंगे ढंग से कि 2020 में 21 में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाया, पर 2022 में अभी रिसेंटली यहां पर ये लगभग 67% इंफॉर्मेशन जो है यहां पर इनके द्वारा यहां पर प्रोवाइड कराई गई। तो बिहार ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंप्रूव किया। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने 40% के करीब जो आरटीआई गई थी उनको रिटर्न कर दिया कि ये आप लोग अधिकार नहीं है, आप लोग इनको पूछ सकें। तो रिटर्निंग विदाउट पासिंग ऑर्डर, तो ये भी बात यहां पर बोली गई है, यानी कि एक तरीके से एक ऑर्डर पास करना होता है तो वो भी नहीं कि यहां पर अगर बात करें इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो एक्सट्रीमली लो रेट है यहां पर जो डिस्पोज करने का इंफॉर्मेशन। ऐसे नहीं मतलब एक इंसान को बोल दे कि तुमने दिन में जो है 10 कॉपी चेक करनी है, पर वो भाई साहब है कि पूरे दिन में यहां पर एक ही कॉपी चेक कर रहे हैं, बाकी कर लगे हुए इधर उधर टाइम पास करने के लिए। ये चीजें हैं। 29 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ओनली जो यहां पर जब बात की जा रही है अडेप्ट करें नॉर्म रिगार्डिंग जो भी यहां पर अपील की जाती है, कंप्लेन की जाती है, उसको डिस्पोज करने के लिए इन 1 ईयर में। तो कहने का मतलब यह कि जो एक पर्टिकुलर वहां पर जो मेंबर होने चाहिए अवेलेबल, वो भी अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहां पर एक प्रॉपर एक मानक अपनाना पड़ रहा है ताकि चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके, और यहां पर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर 20 जो भी यहां पर सारे के सारे यहां पर जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एक राज्य में 10 होते हैं, ओनली 29 ऐसे यहां पर जिन्होंने यहां पर एक प्रॉपर मानक फॉलो किया है, बाकी के सब जो है वो मानक को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। एक राज्य में 10 हो सकते हैं ना, सोचिए यहां पर 29 है, बाकी के राज्य ने क्या परफॉर्मेंस दी उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा यहां पर है तमिलनाडु सबसे बेकार है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर, कर्नाटक चौथे पर, बिहार पांचवें पर, मध्य प्रदेश छठे पर, राजस्थान सातवें पर और वेस्ट बंगाल यहां पर आठवें पर। तो ये आप लोगों को पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, आप लोग का अधिकार है आरटीआई लेने का, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी यहां पर रिपोर्ट जो यहां पर प्रस्तुत की गई है सतर्क जो यहां पर नागरिक एक संगठन के द्वारा, उसमें कौन सी स्टेटमेंट यहां पर है वो आप लोगों को बतानी है। तमिलनाडु जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग है यहां पर, जिसके द्वारा 14% इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय गुजरात दूसरे नंबर पर। बिहार ने काफी इंप्रूवमेंट किया यहां पर, यह बोला गया। तो यहां पर आप लोगों को आंसर बताना है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन सारा पढ़ाया, डिटेल सारी पढ़ाई, आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया क्या बी। क्यों? क्योंकि यहां पर बी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पर लेकिन यहां पर पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको कहते हैं सतर्क होना। तो सतर्क यहां पर यही नहीं है, आप लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखकर चलिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर महाराष्ट्र है ना कि गुजरात है। और क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो ही गया। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करने हैं। बेसिक का बेसिक हो गया, सारी स्टेटिक बता दिया आप लोगों को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या न्यूज है, न्यूज क्या है यहां पर, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से राज्य क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, स्टेटिक क्या क्या है इसके बारे में, कैसे अपॉइंटमेंट किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी आप लोग की, और यहां पर हो गया आंसर राइटिंग। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, इस तरीके से चीजों को तैयार करके जाना ताकि मजा आ जाए एग्जाम में बैठने के बाद भी। ओके दोस्तों, पूरा साल अभी आप लोग का कंप्लीट हुआ है। तो इस साल में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही उसका एक पूरा साल का रिव्यू यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर अभी जो है अपनी जो मिनिस्ट्री है, खासकर अगर बात करें तो वो थी रूरल मिनिस्ट्री, उसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। ऐसा ही ये एक ईयर एंड रिव्यू है यहाँ पर किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइंस एंड टेक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ही बनते हैं एग्जाम के अंदर में। तो बहुत सारे ऐसे मेजर अचीवमेंट और जो इनिशिएटिव है जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए एक पूरे साल के अंदर में,
तो वो मैं आप लोगों की कवर कराने वाला हूँ। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि पूरे साल का जो भी यहाँ पर करंट अफेयर है साइंस एंड टेक का, जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की साइड से स्टार्ट किया गया जो इनिशिएटिव है, वो आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है आप लोग रिपोर्ट और जो इंडेक्सेस वाला जो पोर्शन होता है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसके द्वारा रिलीज की गई यहाँ पर ये रिपोर्ट, जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों का साल कैसा रहा आप लोगों को रिव्यू करना है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने आप को रिव्यू करती है कि कैसी परफॉर्मेंस रही। रिव्यू करने का फायदा क्या रहता है, जो पोर्शन अच्छे रहे अच्छी बात है, उनको और अच्छे से लेकर चलना है, पर जो पोर्शन खराब रहे उसमें ये देखा जाता है कि इनको कैसे अच्छे से लेकर चलना है, कैसे इनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, कौन कौन सी कमियां खामियां रह गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसलिए रिव्यू करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। तो बहुत सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर होता हुआ चलेगा, बस आप लोगों को टकटकी लगाकर ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो कुछ मेजर अचीवमेंट जिनके साथ में हम लोग चीज़ों को आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया की जो रैंकिंग रही ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर में, तो हम जो 40th पोजीशन पर यहाँ पर रहे, टॉप जो भी इनोवेटिव इकोनॉमी है ग्लोबल लेवल पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हमारी रैंक क्या थी, वो थी 40वीं रैंक। इसी के साथ में नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो डेटाबेस है उसमें टॉप 3 कंट्रीज में साइंटिफिक पब्लिकेशन में हमारा नाम आप लोगों को देखने को मिला। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो हम लोग फोकस नहीं किया करते थे, अब उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अब तक फोकस क्यों नहीं किया गया। यार अपने देश की कंडीशन देखो आप लोग, पहले तो जब अंग्रेज छोड़कर गए हमारी इतनी खस्ता हालत थी कि हम लोग रोटी के लिए मोहताज थे। उसके बाद में कई सारी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ में लड़ी गई और एक लड़ाई आप लोग यहाँ पर चाइना के साथ में, और रेगुलर जो चाइना की हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन चीज़ों को मेंटेन करने में काफ़ी बड़ा खर्चा आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर बात करें, हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से कई बार कई सारे कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। उसको मैनेज करने के लिए भी कई सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फोकस करना नहीं चाहती थी पर लेकिन उससे बड़े बड़े और इशू थे यहाँ पर। पहले यहाँ पर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखे इंसान, या फिर सबसे पहले इंसान यहाँ पर अपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भूखे पेट जो होते हैं वो भगवान के भजन नहीं होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसान वही करेगा जो कि ऑलरेडी अपने आप में एक स्टेब्लिश है और अपनी सारी चीज़ें अच्छे से लेकर चल रहा है। मतलब बदन पे कपड़ा नहीं है, ठंड में ठिठुरा जा रहा है इंसान, या फिर गर्मी में मरता जा रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, आप लोगों को लगता है उसका दिमाग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चलेगा। ये जो सारे देश जो आप लोग यूएस से बोले या फिर आप लोग यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्री बोले, ये सारे वो हैं जिनका पेट भरा पड़ा था। यानी कि इन्होंने दुनिया पर रूल किया, दुनिया को लूटा और अपना पेट भरकर एक तरीके से भर रखा था इन्होंने, तो ये आसानी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर पाए। चाइना बड़े स्मार्ट तरीके से निकल के गया, उसने ना किसी को बचाया, ना किसी को कुछ बोला, ना किसी को कुछ बताया, अपना अंदर ही अंदर करता रहा काम, और जब सामने आया निकल कर तो वही बात हो गई जैसे जर्मनी यूनाइट हुआ था, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ऐसे ही चाइना का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चाइना का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर यह भी नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला है, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं कि इससे अच्छा इंप्रूव किया जा सकता था, चीज़ों को फोकस किया जा सकता था। कहीं ना कहीं उनकी भी इतनी पॉलिटिकल विल थी नहीं कि इस एरिया पर फोकस किया जाए। तो दोनों ही चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है, एक तो माहौल और दूसरा हरकतें, तो दोनों आप लोग कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में क्रिएट करने की बात की जा रही है। रोबस्ट जो स्टार्टअप और इनोवेशन जो इकोसिस्टम होता है वो भी हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, नई नई बिजनेस एंटिटी सामने निकल कर आ रही हैं जो कि अपना काम कर रही हैं और चीज़ों को अच्छे से लेकर चल रही है। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस जो यहाँ पर इनकम्बेटर, इसी के साथ में यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क, कंट्री के अंदर में यहाँ पर बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड जो हार्सनिंग जो इनोवेशन यानी कि निधि प्रोग्राम, प्रयास सेंटर, ये सारे वो प्रोग्राम है जो कि कैसे देश के अंदर में बिजनेस करना है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं। यानी कि देश के अंदर ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि देश जो है वो बिजनेस कर सके। देश में बिजनेस का माहौल जितना अच्छा होगा उतनी सारे लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि लोग जो है वो जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि उनको जॉब चाहिए, वो अपना खुद का एक सेटअप स्टार्ट कर लोगों को जॉब देते हुए भी यहाँ पर आप लोगों को नजर आते हुए नजर आएंगे। नई हाइट्स जो है यहाँ पर वो सुपर कंप्यूटिंग में आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें 5 इंस्टीट्यूट हमारे देश के जो काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पर एनआईटी त्रिची, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी,
ये मिलकर साथ में आए। हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर है उसमें इनके द्वारा काम किया गया और उसको इंस्टॉल किया गया। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला 2022 के अंदर में। वैसे ही एक छोटी सी स्लाइड है जो कि आप लोगों को खासकर याद रखनी चाहिए अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे इसके बारे में, कि 2014 से लेकर 2022 तक का जो लगभग 9 साल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पर है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट है, इसके बारे में भी कोई आप लोगों से पूछे तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का काफी अच्छा टर्म यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जनरल प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यहाँ पर ग्लोबली रैंक 3 आए हम लोग यहाँ पर 6 से 2013 से, यानी कि काफी अच्छे पब्लिकेशन हमारे देश के अंदर देखने को मिले। पीएचडी में यूएस से और जो चाइना के बाद में हमारी रैंक दूसरे तीसरे नंबर पर आ गई है, ये काफी बड़ी बात है। ग्लोबली स्टार्टअप में हमारे देश के अंदर में कई सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं आज के डेट में, दुनिया भर के यूनिकॉर्न निकल कर आए, स्टार्टअप हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ है, बेसिकली दुनिया में तीसरे नंबर पर हम लोग आ गए। यहाँ पर भी इनोवेशन के अंदर में हम लोग काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर 2015 में 81वें नंबर पर थे, अभी 2012 में 22 में सॉरी यहाँ पर 40वें नंबर पर आ गए। तो ये एक अच्छा एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर है वो अभी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले हम लोग खर्च नहीं करते थे। वुमेन का पार्टिसिपेशन डबल हो गया है लास्ट 9 साल में, जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। इंडिया जो है वो 9वें नंबर पर आ गया है। रेजिडेंट जो पेटेंट फाइल करते हैं, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना पेटेंट फाइल किया जाता है, उसमें हम लोग जो है वो 9वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये सारी की सारी वो बेसिक चीजें हैं जिनसे आप लोगों से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये मत बोलना यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जो आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये स्लाइड जो है वो आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर होगा तो फिर आप लोगों को दूर करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं और फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गए, तो यहां से आ गए यार, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत काम किए गए, जैसे साइबर फिजिकल डोमेन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। इसके चलते नेशनल मिशन लाया गया यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम 2018 में अप्रूव किया गया। इसी के साथ में एक्सरे सेतु यहाँ पर लेकर आया गया। इन्हीं चीजों को कैसे और अच्छे से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। रक्षक लाया गया यहाँ पर, जो कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया। ये एक मेथड कोविड-19 को स्क्रीनिंग करने के लिए। इंडियन जो पोजीशन है इंटरनेशनल साइंस एंड टेक में एंगेजमेंट बढ़ी। S20 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहा, जिसमें हम लोग क्योंकि G20 की लीडरशिप हमारे पास में है तो इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। इंडिया ने फिनलैंड के साथ में मिलकर काम किया ताकि वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर हम लोग काम कर सकें, और इसमें हम लोगों ने क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर ज्वाइंटली काम किया। ये भी एक अच्छा अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। फिनलैंड को एक बार जाकर मैप में निहारना, ठीक है। फिनलैंड जो है उसको देखिए मैप में, आसपास वाले रीजन भी आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। फिनलैंड के साथ में कौन सी कंट्री बॉर्डर टच करती है जरूर बताना, ठीक है। 4 यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस के अंदर में यहां पर देखने को मिले, और 65 ऐसे डिपार्टमेंट थे जो कि यहां पर एकेडमिक लेवल पर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि माहौल बनाने की कोशिश की गई है पूरा, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग फोकस कर सके। वरना आज तक दूसरे देश पर हम लोग डिपेंडेंट रहा करते थे कि हाँ ठीक है सामने वाला बना लेगा, फिर हम लोग कॉपी कर लेंगे और फिर अपनी चीजें आगे लेकर चलेंगे। अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया करते थे। दिमाग क्या, बेसिकली पैसा लगना होता है, तो वो हम लोग नहीं लगाया करते थे। तो इसकी वजह से ये काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिलता था। ये वाला सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विलेज के ऊपर फोकस कर रहा है और जहां पर गवर्नमेंट ने काफी बड़ा काम भी किया। जियो स्पेशल डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में फोकस की जा रही है। इसमें एक पर्टिकुलर स्कीम जो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की थी वो है स्वामित्व। इसका मतलब क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यानी कि लोकल एरिया में सर्वे किया गया ताकि खेतों को जो है वो ढंग से काउंट किया जा सके, और कल को चलकर अगर कोई बेचता है अपना खेत या फिर उसके अंदर में कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड और भी यहाँ पर स्टेट के अंदर में जो भी यहाँ पर नोडल एजेंसीज हैं उनको काफी ज्यादा फोकस इस पे रहा, और इससे काफी ज्यादा फायदा भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि ये स्कीम यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली थी। ट्रांजेक्शन आसानी से किया जा सके, तो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के द्वारा, बेसिकली गांव के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर कंट्री के अंदर में सक्सेसफुल ड्रोन के थ्रू यहाँ पर सर्वे किया गया रूरल वाले एरिया के अंदर में। तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। कल को कोई क्वेश्चन पूछने लगे आप लोगों से तो पता होना चाहिए। सेकंड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो है वो यहाँ पर जिसकी थीम रखी गई थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, तो बोला गया कि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। ये हैदराबाद में हमारे देश के अंदर में देखने को मिली।
तो इसके अंदर लगता है कि नहीं लगता है, इसके अंदर स्टार लगाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि क्या क्या अचीवमेंट यहां पर ये देखने को मिला, तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ऑनलाइन मैपिंग पोर्टल के बारे में अगर बात की जाए तो डिजिटल जियो स्पेशल प्रोडक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, इस पर फोकस किया गया यहां पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली जो है चीजों को यहां पर लाया जा सके। इसी के साथ में हाई रिजोल्यूशन मैपिंग की गई रिवर्स की, ताकि नदियां जो है उसके ऊपर फोकस किया जा सके, जहां जहां पर बाढ़ आती है, जहां जहां पर फ्लड आता है उसके लिए प्लानिंग की जा सके, क्योंकि अगर एरिया के बारे में पता होगा तो अच्छी प्लानिंग हम लोग कर पाएंगे, तो उसका एक प्रॉपर मैप हमारे पास में होना चाहिए, तो उस मैप के ऊपर यहां पर फोकस किया गया। इसी के साथ में कई सारे एरिया नए आए यहां पर, जैसे नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनको ऐड किया गया यहां पर। इसी के साथ में न्यू जो स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल जो है वो यहां पर स्टैब्लिश की गई, स्टेट गोवा के अंदर में, यूटी चंडीगढ़ के अंदर में, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ताकि और अच्छे से यहां पर भी डेटा को इकट्ठा किया जा सके और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को अच्छे से काउंट कर हम लोग चल सके। तो ये भी एक काफी प्यारा अचीवमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर जब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में या फिर एनर्जी के बारे में, तो हमारे देश में एक पहली अपने ही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ऑपरेटर बोला गया। ये जो रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई, जिसमें इंडिया के अंदर में जो पावर सेक्टर है उसमें कैसे प्राइवेट जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट कर सके, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट आए, तभी लार्ज स्केल पर हम लोग वहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। एयर क्वालिटी, ये इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे, यहां पर आप लोगों ने देखे होंगे। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो यहां पर डेवलप किया गया, ताकि रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सके कि एयर की क्वालिटी कैसे है, यानी कि अभी खराब हुई और अभी पता चल गया कि भाई साहब एयर की क्वालिटी खराब है यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीका है जिसके बेस पर उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि यहां पर एयर की क्वालिटी खराब है भाई साहब, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम देखने को मिला। इसी के साथ में इंडिजिनसली मतलब अपने आप से डिजाइन किया गया हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैदराबाद के अंदर में। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी था यहाँ पर कि कैसे हम लोग जो कि आज के डेट में जो कोयले से जो एक तरीके से ना धुआं निकलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आती है, उसकी वजह से जो काली काली जो एक कण निकल कर आते हैं जो राख टाइप में, वो कैसे हम लोग को कंट्रोल करनी है, उसके ऊपर फोकस देने की भी यहाँ पर बात की गई। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी एक डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसी भी देश के अंदर में अगर आप लोग जाओगे, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लगभग 50% जो पॉपुलेशन होती है वो महिला होती है। अगर उसको पीछे छोड़कर चल रहे हैं तो उस देश की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है यहाँ पर महिलाओं को और उसमें जो प्रोग्रेस आ रही है उसको काउंट किए बिना हम लोग उस एरिया के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी साइंस वाले फील्ड में जो वुमेन को है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि पहले यहां पर हम लोग बेसिकली ढंग से बात नहीं करते थे यहां पर इस फील्ड में वुमेन के बारे में, अक्सर होम साइंस सब्जेक्ट उनको पकड़ा दिया करते थे, पर लेकिन अभी यहां पर फोकस किया गया किसके ऊपर, STEM के ऊपर। तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो ये है यहां पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं इसके एरिया के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अक्सर महिलाओं को हम लोग बोलते थे कि इसमें क्या करेंगे पढ़ के, पर फिलहाल उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो लड़कियों की देखने को मिल रही है। और मेजर इनिशिएटिव था यहां पर विज्ञान ज्योति, जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि विज्ञान ज्योति क्या था और क्यों यहां पर यह सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कि कैसे क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन सकते हैं अगर पूछे जाए एग्जाम के अंदर। इसी के साथ में यहां पर एक ग्रांट लाया गया जिसको सर्ब पावर बोला गया। अब सर्ब पावर पढ़कर आप लोग समझ में नहीं आएगा यार ये क्या आ गया, अगर फुल फॉर्म पता होगी तो आप लोग इसके बारे में बता पाएंगे। तो इसलिए फुल फॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए अगर आप लोग ढंग से चीजों को समझना चाहते हैं। सर्ब का मतलब क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो सर्ब का मतलब तो ये हो गया। अब बात आ गई पावर की। पावर का मतलब क्या है, प्रमोटिंग, ये फुल फॉर्म है यहां पर, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन यहां पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि रिसर्च में वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ग्रांट यानी कि पैसा दिया गया यहां पर, ताकि अपॉर्चुनिटी मिल सके साइंटिस्ट को, विजिट किया जा सके उनके द्वारा भी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में, और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर में। समझ में आ रहा है क्या बातें बोल रहा हूं। तो अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इन चीजों को अच्छे से लेकर आप लोग चल सकते हैं, वरना ये वो एरिया होते हैं जो अक्सर हम लोग छोड़ दिया करते हैं, जिनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता नहीं है। तो इनको फोकस देकर चल रहे हैं तो बहुत सारी एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसको देश में हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आप लोग याद रखिएगा। कुछ और इनिशिएटिव जो कि आप लोगों को यहां पर पता होने चाहिए जिसके बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर लिस्ट आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को रहेगा तो वो आप लोगों का दूर होता हुआ यहां पर नजर आएगा। ठीक है,
तो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो गई पूरी मिनिस्ट्री की, तो इसको रिवाइज करोगे तो आसानी से आप लोग कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात की जा रही है यहाँ पर कंजर्व करने की बात की गई हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब क्या था, डीएसटी का प्रोग्राम था यहाँ पर जिसका नाम रखा गया श्री मतलब साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। तो आप लोगों से पूछा जाए इसके बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। ये साउंड प्रूफिंग क्वालिटी, ये यहाँ पर पट्टा मदई ये मैट आप लोगों को देखने को मिली। पट्टा मदई जो मैट है ये सिल्क मैट है, मैट मतलब चटाई, जो चटाई बनाई जाती है। तो शानदार तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावरलूम जो है उसका इस्तेमाल किया गया, जुलाहा जो कम्युनिटी होती है उसके द्वारा। और ये एक तरीके से जो हैंडमेड ये सिल्क है यहाँ पर, ठीक है। इनको आप लोग पट्टू पाई के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर काम किया गया और इसलिए भी याद रखिएगा इसको ऑलरेडी यहाँ पर जीआई टैग का भी दर्जा मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा इसको मिल चुका है। तो इसलिए भी यहाँ पर ये आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो और भी कई इनिशिएटिव हैं इसके अंदर में, जैसे कि सस्टेनेबल और एक्सेलरेटेड एडेप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो भी यहाँ पर हमारे देश के अंदर इस्तेमाल की जा रही है स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर में, तो वो दूसरी साइड की स्कीम हो जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आप लोगों से बात की थी सर्ब के बारे में। तो सर्ब क्या था, ये था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और इसके साथ में शोर जुड़ गया अभी यहां पर। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च और एक्सीलेंस। तो यानी कि स्टेट की यूनिवर्सिटी के अंदर भी यहां पर लॉन्च किया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके यूनिवर्सिटी के अंदर में जो स्टेट के अंदर है और जो कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट भी, यानी कि प्राइवेट को भी इंक्लूड करके चला गया। इससे क्या होगा, जब स्टेट के अंदर में यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर में प्राइवेट के अंदर में जब हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो सीधा सीधा मतलब यहां पर ये होगा कि लोगों की इफिशिएंसी बढ़ेगी इस फील्ड में और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई यहां पर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में अगर पूछने लगे आप लोगों से। यहां पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में बात की जा रही है, जीएलपी बोला गया, जो कि मॉनिटर करेगी सर्टिफिकेशन इन इंडिया टेस्ट फैसिलिटेट करेगी लेबोरेटरीज को, कंडक्ट करेगी नॉन क्लिनिकल हेल्थ और इन्वायरमेंट सेफ्टी। तो ये भी प्रोग्राम आप लोगों को यहीं से ही देखने को मिला, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल का ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने निकल कर आया जिसको आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अच्छा यार, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बोले तो ये सारे के सारे जो भी प्रोग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में अगर आप लोग इनको समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पूरे साल का एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने आ चुका है। और पूरे साल का एक ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चीजें रह गई हैं और ये चीजें हैं, जो भी पढ़ाई है चीजें, इनका एक बार आप लोग बैठकर अच्छे से रिविजन कर देंगे अगर, तो आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो उसके बारे में बताना, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है यार साइंस एंड टेक का, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग इसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर में कंफ्यूजन तो बेसिकली आप लोगों को साइड में ही रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दो बार अगर नजरों में को आप लोग निकाल लोगे तो फिर आप लोगों को कोई भी डाउट इसके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कई तरीके अलग अलग गाइडलाइन है और यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के कराता हूं ताकि आप लोग टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर सकें और आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं रहे और क्लैरिटी आए। जैसे कि सेकेंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर बेसिकली जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये आप लोगों को देखने को मिली, थीम थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये कहां पर देखने को मिली, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर मैंने क्यों बोला इसके बारे में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में देखने को मिली। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद, सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। यहां पर अभी आंसर बताऊंगा, पहले अटेम्प्ट कर लो। एक बात की जा रही है स्टेटमेंट के बारे में और बताना है। एक टीम साइंटिस्ट जो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर बेसिकली टेपेस्ट्री मेथड, जो कोविड-19 के टाइम पर जो रक्षक कवच का नाम यहाँ पर दिया गया, बेसिकली रक्षक नाम दिया गया हालांकि, ठीक है। इंडिया के द्वारा ज्वाइन किए गए फिनलैंड के साथ में, ताकि वर्चुअल जो नेटवर्क सेंटर है क्वांटम कंप्यूटिंग में उसमें काम किया जा सके और यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम किया, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ये आंसर आप लोग दीजिए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है कि फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो हैदराबाद में ओपन किया गया। दूसरा सर्ब पावर, ये मोबिलिटी ग्रांट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोवाइड कराने के लिए अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए। तीसरा स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके अंदर में जो सर्ब श्योर है, ठीक है, ये लॉन्च किए गए ताकि यहां पर स्टेट लेवल पर और प्राइवेट वालों को भी साथ में लेकर चला जा सके।
करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए। अब तीनों के आंसर देख लेते हैं और बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए तीनों में से। पहला तो ऑब्वियसली ये बात कि सही हो ही जाएगा, हैदराबाद है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी देखने को मिला, जो कि मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को फोकस देकर चलने वाली होती है। और इनकरेक्ट क्या है, वो है आईआईटी दिल्ली। क्यों? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था, आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर यहां पर ये अचीवमेंट यहां पर किया गया। बाकी दूसरा फिनलैंड के साथ में मैंने बोला था आप लोगों को कि एक बार मैप में देखना फिनलैंड को जाकर, ताकि कोई डाउट न रहे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट है, तो ऑल 3। तो ये आंसर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक बार आप लोग रिव्यू कर लेना, फिर आप लोग के माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। इवन यूपीएससी ने आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन यहां से पूछा, समझ सकते हैं आप लोग। यहां पर ये तो ये पूछ सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या आज की डेट में रोल है हमारी लाइफ के अंदर में। यहां पर पूछा गया कि हाउ इज द साइंस बेसिकली इन इंटरवोवन डीपली विद ओवर लाइफ, कैसे हमारी लाइफ के साथ में गहराई से जुड़ी हुई है। इसी के साथ में व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंज इन द एग्रीकल्चर, जो ट्रिगर किया है यहां पर साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नए नए यूरिया, नए नए प्रोडक्ट, नई नई वेराइटी के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारे देश में लेकर आई जा रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या एक तरीके से यहां पर इनपुट देखने को मिला एग्रीकल्चर के अंदर में। तो अलग से क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर ऐसा बन जाता है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है यहां पर हमारी डे बाय डे की लाइफ में, वो भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर बोल दिया, हेल्थ बोल दिया, कल को चलकर यहां पर कोई दूसरा डिपार्टमेंट बोल देंगे, ठीक है, एक तरीके से। तो यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट है साइंस के, वो उसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा पूरा टॉपिक? कुछ भी डाउट है क्या इसके अंदर में? जो सारी चीजें आप लोगों को बताई, एक एक पॉइंट अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, तो इसको जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी जो हिंदी भाषी है, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है उसके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। और बाकी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में रहते ही हैं, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताना जरूर, कोई भी डाउट हो उसको फिर दूर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, ठीक है। और लाइक या डिसलाइक कर भी बता सकते हो कैसा लगा टॉपिक, कुछ और इंप्रूवमेंट करना है तो भी बता दिया करो, ओके। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोल देना, इतना ही इंपॉर्टेंट है। रीजन आप लोगों को बताता हूँ। ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस के पीछे आप लोगों को इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि अर्मीनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ के जो लीडर हैं अर्मीनिया के, वो महात्मा गांधी जी की टीचिंग को बोल रहे हैं कि हमें बहुत हेल्प मिली है उससे। तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसमें अजरबैजान का जो भी स्टैंड रहता है उसको लेकर ये टॉपिक कई बार न्यूज़ में आता है। इंडिया अजरबैजान और अर्मीनिया में से किसकी साइड खड़ा हुआ है, ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए भी देखने को मिलेगा। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि कॉन्टिन्यूसली चला हुआ आ रहा है, लगभग 100 साल से भी पुराना, समझ रहे आप लोग क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। 100 साल से भी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में। तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो कि रेगुलर न्यूज़ में रहता है, इसलिए बोला मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया और अर्मीनिया के 30 साल के जो रिलेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके चलते भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आ गया समझ में कि इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। पर टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा, उसके बेस पर आप लोग चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो ढंग से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, आप लोग जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इंडिया और अर्मीनिया के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे काफ़ी डिटेल में, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। और किसी की देश के साथ में आप लोगों के 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल इस तरीके के रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि इन जो टाइम फ्रेगमेंट में आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पेपर के अंदर में बढ़ जाया करती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डाल दिया करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को अर्मीनिया के अंदर लेकर चलता हूं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को अर्मीनिया दिख रहा है। थोड़ा सा अगर इसको आप लोग जूम करेंगे तो इसी के पास में आप लोगों को अजरबैजान भी देखने को मिलेगा। ये इसके पास में अजरबैजान हो गया। हमेशा जो दो देश एक दूसरे के आसपास में होते हैं, अक्सर वो दोनों देश जो हैं वो आप लोगों को बाउंड्री के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे।
इसके पास में जो ये आप लोगों को सी दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए क्या है इसका नाम। ये वाला तो पता ही आप लोगों को ब्लैक सी है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। वैसे कई बार बता चुका हूँ, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ईरान के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, याद आ रहा है, कुछ एक एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाया था जो रामसर के नाम से है। उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। अभी फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा अर्मीनिया और अजरबैजान, जिससे कि आप लोग टॉपिक को समझ सकें। ठीक है, जैसे जैसे इसको जूम करूंगा वैसे आप लोगों को दिख जाएगा ये दिख गया, ठीक है कैस्पियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है अर्मीनिया और ये है अजरबैजान। अजरबैजान के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में इसके अच्छे रिलेशन है। मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर सिया मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर भी ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं अजरबैजान वाले। अर्मीनिया जो है उसके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर कि लगभग 30 साल जो है हमारे रिलेशन को अभी यहाँ पर हो गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, खासकर जब अर्मीनिया जो है एक नया देश बना, आज़ाद हुआ, तब से लेके अब तक का इंडिया के रिलेशन लगभग इसके साथ में चले हुए आ रहे हैं। पर लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा कि अलग अलग देश के बीच में कोई ना कोई रीजन जो है वो यहाँ पर लड़ाई का रहता है, ऐसे ही अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसलिए उसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। इसके बारे में पहले आप लोगों से बात करता हूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर आप लोग टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर नगरोनो करबक जो रीजन है, बेसिकली इसको ये इस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस नाम से जाना जा रहा है, और ये काफी लंबा पुराना कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर दोनों देश के बीच में चला हुआ आ रहा है। होता क्या है पुराने टाइम में, देखिए कई बार ऐसा रहता है कि बाउंड्री जो है फिक्स नहीं रहती है। जैसे चाइना की बदतमीजी आप लोगों ने देखी होगी, बार बार कई सारे रीजन को लेकर चाइना अपनी बदतमीजी काटता हुआ नजर आता है कि नहीं ये रीजन तो मेरा है। कोई भी आप लोग पुरानी चीजें जो सेट कर देते हैं, कई सारे देश जो हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अगर पुराने टाइम में मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलूं, जब अजरबैजान और अर्मीनिया सोवियत जो रिपब्लिक में थे 1921 में, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रीजन था, ये पर्टिकुलर रीजन जिसके ऊपर आज के डेट में दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली आज की डेट में भी आप लोगों को अजरबैजान के अंडर में देखने को मिलेगा। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है जैसे हम लोगों ने बात की थी ना जम्मू कश्मीर वाले रीजन के बारे में, जो लीडर थे वहां पर वो हिंदू लीडर रूल कर रहे थे, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पर मुस्लिम हुआ करती थी। ठीक है, इसी तरीके से जो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर क्रिश्चियन देखने को मिलेगी। और वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, वो अर्मीनिया के साथ में कनेक्टेड है। जैसे कि आप लोगों को बेलगावी वाला रीजन है अभी यहाँ पर कर्नाटक के पास में, पर लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर, उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र जो एक तरीके से मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो इसलिए बार बार मुद्दा उठता रहता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप लोग कंपेयर करने के लिए यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सोवियत यूनियन के टाइम पर जब आप लोग बात करें, ये भी एक बार को देखने को मिला कि इस रीजन को ये बोला गया 1980s के पास में आकर कि यार इस रीजन को ऑटोनॉमी दे देते हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है जैसे जम्मू कश्मीर वाला मैंने रीजन बताया, उसको ऑटोनॉमी देने की बात की गई तो पाकिस्तान ने जाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। वो डायरेक्ट नहीं किया, कबीलाई जो एक तरीके से उनके थ्रू अटैक यहाँ पर कराया गया, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। जैसे यहाँ पर इसको ऑटोनोमस रीजन देने की बात की गई और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बना, बेसिकली इसके लिए एक असेंबली बनाएगी और लोगों से वोट कराएगी। तो जो वोट है वो यहाँ पर अर्मीनिया के फेवर में आ गई कि ये जो रीजन है वो अर्मीनिया को मिलना चाहिए। अब एक कंट्री है अजरबैजान जो कि उस रीजन को अपने कंट्रोल में किए बैठा है। अब तुमने वोट करा दिया कि इस रीजन को अर्मीनिया को दे दो, क्या अजरबैजान इसको अपने हाथ से जाने देगा? तो ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, नहीं जाने देगा। रीजन क्या है, रीजन खुद की पॉलिटिकल चीज है, खुद के सेंटीमेंट्स जो इसके साथ में कनेक्ट होते हैं, तो उसके चलते लोग जो हैं वो यहाँ पर आपस में आमने सामने लड़कर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा गहरा गई और यही पर्टिकुलर रीजन बना। पहले यहाँ पर ये दे दिया बेसिकली अजरबैजान को, फिर बोला इसको ऑटोनोमस बना देते हैं और फिर बोला अर्मीनिया को दे देते हैं वोट कराकर, पर उसके चलते यहाँ पर अजरबैजान नहीं माना और दोनों के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तब से चला हुआ आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पर चला हुआ आ रहा है। तो ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है इसमें हम लोग वैसे तो हम लोग इसमें नॉर्मली चुप रहा करते थे, पर अब फिलहाल हम लोग खुलकर अर्मीनिया की सपोर्ट में यहाँ पर है। मतलब आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप लोग आंख बंद कर यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो आज की डेट में खड़ा हुआ है अर्मीनिया की साइड में।
आप लोग बोलेंगे सर ऐसे खुल्लम खुल्ला खड़े हो गए हम लोग अर्मीनिया की साइड में जाकर, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा, जिससे आप लोग टॉपिक को थोड़े से और डिटेल में समझ पाएंगे आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। इसके चलते कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा इंडिया और अर्मीनिया के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल टाई के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में भी इंडिया और अर्मीनिया के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी भी हमारा और उनके बीच में आसानी से आवागमन चलता रहता है, हमारे डिप्लोमेट्स उनके डिप्लोमेट्स, हमारे लीडर उनके लीडर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में हमारे एक्टिव रिलेशन है, और खासकर अर्मीनिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ 1991 में, हमने 1992 में अगले ही साल इनके साथ में अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इंडियन एम्बेसी इनके जो रीजन में जाकर यहाँ पर खोली गई हमारी, वो मतलब एक तरीके से यहाँ पर ज्यादा से आजाद हुआ। तो 1999 में यानी कि 8 साल बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपनी एम्बेसी भी ओपन कर दी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो दूतावास खोला गया यहाँ पर, जो कि इनका यहाँ पर येरेवन वाला रीजन है इसके अंदर में। इसी के साथ में अर्मीनिया जो है वो ओनली कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है, कंट्री, जो कि इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, खासकर रसिया के बाद में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली गई थी इसके साथ में 1995 में। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा स्टार लगा लेना। अब मैंने बोला कि हम लोग अर्मीनिया के साथ में खड़े हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, जब हम लोगों ने इसके साथ में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली अर्मीनिया के साथ में, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अजरबैजान से तो हम लोग वैसे ही दूर हट गए। अब अजरबैजान को हम लोग किसी तरीके से भी चाहकर भी कोई भी मिलिट्री वेपन जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे के साथ में हमारी दोस्ती है। अगर हम लोगों ने इसके साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली है और फिर भी हम लोग हथियार जो हैं वो अजरबैजान को दिए जा रहे हैं, तो कोई मतलब बन नहीं जाता है। तो हमारे हाथ जो हैं वो इस ट्रीटी से भी बंधे हुए हैं, इसलिए चाहकर भी हम लोग जो है अजरबैजान को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और यहां पर ये जो ट्रीटी हो गई इसके चलते हम लोग अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। 2020 में अर्मीनिया को 40 मिलियन की आर्म डील की इंडिया ने, जिसमें हमारी जो यहां पर स्वास्थ्य रडार जो है वो हम लोगों ने इनको दी। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग एक रीजन है जो कि कॉन्फ्लिक्ट है किसी दूसरे रीजन के साथ में, अर्मीनिया और अजरबैजान के आपस में, और हम लोग एक कंट्री को यहां पर हथियार दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ही हो गया ना कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री को। तो ये खुलेआम एक तरीका सपोर्ट बोला गया कि इंडिया जो है उसने अभी यहां पर रॉकेट और एम्यूनिशन जो हमारी कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे कि पिनायका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसी के साथ में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने में यहां पर 2022 में इनके साथ में एग्रीमेंट जो है वो साइन किए। इससे क्या समझ में आया आप लोगों को, इससे सीधी सीधी बात ये समझ में आ गई कि अब यहां पर आप लोग समझ सकते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो भी देश जो है यहां पर वो रसिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं वो आप लोगों को पता है, और जो यहां पर यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं वो भी आप लोगों को पता है। खुलकर नहीं बोल रहे हैं बहुत सारे देश, जैसे इंडिया वो खुलकर नहीं बोल रहा है कि वो एक तरीके से रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जो उसके स्टेप होते हैं, जो उसके एक तरीके से कार्यक्रम होते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, उसके ध्यान से साफ साफ दिखता है कि इंडिया जो है वो रसिया को सपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे ही यूएसए ने अभी यहां पर ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात की गई, खुल्लम खुल्ला सामने आ रहा है कि हाँ मैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये होती है दादागिरी दिखानी। ठीक है, देखिए जो थोड़े से ताकतवर देश होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो किससे डरते वरते नहीं है। ठीक है, वो अपना सांप आगे बोल देते हैं, भाई साहब इसकी साइड में है, जिसको जो करना है कर लो। यहां पर आप लोग देखो, अब तक हम लोग क्या करते थे, इजराइल के साथ में हमारे कैसे रिलेशन हम लोग उसको छिपा कर रखा करते थे, वो नहीं कहते कि एक तरीके से लुका छुपी वाला प्यार। पर लेकिन जब से यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ में अपने रिलेशन डिक्लेयर किए कहीं ना कहीं, और जाकर उनसे रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। मतलब हम लोग अब इशू बेस अपनी अप्रोच लेकर चल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि हमारे रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन जो है पैलेस्तीन के भी साथ में अच्छे हैं। ये बिल्कुल जो सीखी ना हम लोगों ने, जो चीजें हम लोग किससे सीखते हैं, हम लोग अक्सर उन लोगों से सीखते हैं जो अपने आप को बहुत चतुर मानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि इजराइल और पैलेस्तीन अपने आप में लड़ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे यार इजराइल और पैलेस्तीन तो अपने आप में लड़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग दोनों के दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो यही बात आती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, वो बोलता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ रहे हैं यार, पर लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, मैं पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन रखूंगा और इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन रखूंगा, मैं क्यों अपने रिलेशन बिगाड़ू। तो यही पैटर्न जो है इंडिया ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी देश आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया बोले यार तुम आपस में लड़ रहे हो, यूएसए और रसिया आपस में लड़ रहे हैं, भैया मैं क्यों अपने रिलेशन बिगाड़ू, मेरे रसिया के साथ भी अच्छे हैं और यूएसए के साथ भी अच्छे हैं। यूएसए बोलता है कि रसिया से अपने रिलेशन बिगाड़ लो, क्यों बिगाड़े भाई, तूने हमले बोले थे पाकिस्तान से अपने रिलेशन बिगाड़ ले, तूने बिगाड़े नहीं बिगाड़े, तो हम क्यों बिगाड़ ले। तो यानी कि जूता भिगो कर उल्टा मार दिया भाई। ठीक है, और यही रियलिटी में चलता है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ में।
कोई भी परमानेंट दोस्त, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। होता है तो बस परमानेंट इंटरेस्ट, यानी कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है, और वो इंटरेस्ट होता है आपके देश के हित में। अगर वो इंटरेस्ट आपके देश के हित में है तो फिर सारी चीजें सही है, वरना सारी चीजें यहां पर गलत है। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इतना सिनेरियो समझ में आ गया ना कि मतलब चल क्या रहा है यहां पर, हम लोग क्यों इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, क्योंकि अजरबैजान खुल्लम खुल्ला यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जब भी जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा आता है। अब जब सामने वाला इतना बेशरम हो चुका है तो हमको क्या जा रहा है, हमने भी बोल दिया ले भाई तू कर सपोर्ट, हमने भी रख दिया हथियार, ले जाके वहां पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। सप्लाई चेन में अगर बात करें, अर्मीनिया जो है वो काफी अच्छा हम लोग को कई सारे एरिया में अगर बात करें, खासकर एक कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो ये एक अच्छे लेवल पर खासकर यूरेशियन कॉरिडोर का हमारे लिए यहां पर काम करता है जब हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में यहां पर बात करेंगे। इसी के साथ में तुर्की एक ऐसा कंट्री जो कि पगलाया हुआ है, ठीक है। इंडिया के बारे में खुल्लम खुल्ला वैसा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इवन ये भी बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों में तो कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान को यहां पर एक तरीके से लड़ा के भेजेगा पाकिस्तान के साथ में एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए। और इसी के साथ में तुर्की जो है पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जब ये बात आती है, तुर्की झंडा गाड़ता है पाकिस्तान के हित में कि हाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और वही तुर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी यहां पर मौका मिल गया कि भाई साहब तुम अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हम लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तुम करो अजरबैजान को सपोर्ट। अजरबैजान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अब यहां पर भी मुद्दा आप लोग समझिए। देखिए अक्सर ना पड़ोसी दोस्त मिलते हैं और पड़ोसी से दूर वाला पड़ोसी, अक्सर ना पड़ोसी दुश्मन मिलते हैं और पड़ोसी के दूर वाला पड़ोसी दोस्त मिलते हैं। यानी कि इसलियत में देखा जाए तो तुर्की जो है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, तुर्की का जो बॉर्डर है वो अर्मीनिया के साथ में मिलता है। और तुर्की जो है यहां पर अर्मीनिया के साथ में बॉर्डर मिलता है, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए यहां पर ये चाहता है कि अपना एक तरीके से ना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अर्मीनिया के दुश्मन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वैसे भी रीजन है, तुर्की में जो है आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेगी और यहां पर अजरबैजान में भी, और अर्मीनिया में आप लोग को यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो आप लोग यहां पर बोलेगा जो कम्युनिटी है वो यहां पर दूसरे रिलीजन की है, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पर आप लोग यहां पर ये चीजें इस तरीके से देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों में ये डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। किसी चीज को सपोर्ट करने के पीछे कुछ ना कुछ बेस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो जो बेस है वो यहां पर ये बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी का जो डिफरेंस है यहां पर, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में लड़ रही है यहां पर, तो यहां पर अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ में इंसान जो है वो अक्सर खड़ा हुआ मिलेगा, ना कि दूसरी कम्युनिटी के साथ में। ये तो इलेक्शन में देख लो, अपने रिलीजन के लोगों को लोग अक्सर जो है वोट देते हुए नजर आते हैं। तो वही पैटर्न आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो तुर्की को काउंटर करने का एक अच्छा तरीका है यहां पर, जो तुर्की अपना एम्पायर बढ़ाना चाहता है, वो ना अपने आप को चाहता है कि एक ऑटोनोम एम्पायर हुआ करता था पुराने टाइम में, वो फिर से चाहता है कि मैं ऑटोनोम एम्पायर बन जाऊं, यानी कि मैं यहां पर इस एरिया को मैं टैकल करूं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिसेंट जब हम लोगों ने यहां पर अपने एक्सपोर्ट किए यहां पर जो हथियार हैं, तो तुर्की को मिर्च लगती है यहां पर कि हाँ अर्मीनिया की साइड में हम लोग आकर खड़े हो गए। तो यहां पर इन सबको यहां पर कहीं ना कहीं मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा किस तरीके से आज के डेट में जियोपॉलिटिकल मुद्दा यहां पर चल रहा है, यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं भाई साहब जब ऐसे कोई इशू निकल कर आता है। जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के यहाँ पर पाकिस्तान जो है आज के डेट में आप लोग देखते हैं वो काफी मैन और मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई कर रहा है अजरबैजान को। अबे मतलब खुद यहाँ पर देश के अंदर में भुखमरी छाई हुई है यहाँ पर, अपनी जो एक तरीके से ना उन्हें कहते हैं कि अपनी जो नीचे रखी जाने वाली चटाई है बेसिकली, जिस पर अपनी एक तरीके से आप लोग एक नहीं फैलते हैं थोड़ा सा वर्ड जो है मुझे गलत याद आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा उसको। मतलब तुम्हारी मतलब एक तरीके से बैठने के लिए तुम्हारे पास में कुर्सी नहीं है और तुम हो कि दूसरे को मतलब सोफा दिए जा रहे हो, ठीक है, उसको बैठ दिए जा रहे हो लेटने के लिए। तो वो वाली चीजें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। डिसेंट वर्ड यूज करने पड़ते हैं गुस्सा आते हुए कई बार, ठीक है ना, जब इनकी हरकतें देखने को मिलती है ना। मतलब अपने घर में आग लगी हुई है, तुम्हारे घर में लोग जो हैं अपने हाथ ताप रहे हैं, तुम्हारे घर में जो आग लगी हुई है उसके चूल्हे के तुम्हारी आग पे, और तुम जो है दूसरे घर में अंगारे फेंक रहे हो, ठीक है। पहले अपनी आग बुझा लो। तो वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। अजरबैजान जो है उसने अगर बात करें अभी रिटर्न किया था फेवर जो ऑफर किया गया यहाँ पर जियोपॉलिटिकल बेनिफिट टू पाकिस्तान, क्योंकि कंडीशन और ज्यादा खराब होती नजर आती है। अजरबैजान सक्सेस रहा यहाँ पर इन अर्मेनिया, काफी यहाँ पर एक तरीके से सिग्निफिकेंसली एनर्जाइज किया जब पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना। देखिए हर एक इंसान अपनी रोटी सेकने आ जाता है, तो वही कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए कंडीशन देखो क्या होता है, अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझना स्टार्ट करोगे ना, कोई भी अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कहीं पर भी है वो आप लोगों को बिना किसी बेनिफिट के यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर क्या क्या, जैसे यहां पर फेवर मिल रहा है पाकिस्तान, मतलब क्या हो रहा है, जैसे अर्मीनिया यहां पर जीतकर वो अजरबैजान यहां पर जीतकर आ रहा है,
तो पाकिस्तान को यहां पर कहीं ना कहीं फेवर मिलता आप लोगों को नजर आएगा इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि पाकिस्तान का पलटा जीत रहा है यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर पाकिस्तान अपना दबदबा बनाता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास में भी यहां पर अपनी जो मिलिट्री पावर को यूटिलाइज करने का यहां पर एक मौका है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में कनेक्टिविटी बनाने के लिए इंडिया जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इसी के साथ में ईरान के द्वारा जो बैक किया जाने वाला ब्लैक सी पर्शियन गल्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसको भी यहां पर सपोर्ट करता है। तो इन रीजन में सबसे ज्यादा जरूरत है कि शांति बनाए रखना। अगर शांति रहती है तो सारी चीजें अच्छे से चलती है। अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर। लड़ना अपनी जगह है, पर लेकिन इसी के साथ में शांति बनाए रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक मैप दिखाया गया जो काफी पुराना आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया अर्मीनिया, ठीक है, और ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहाँ से। तो ये पुराने टाइम का एक मैप आप लोग यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक पैन तुर्की एम्पायर हुआ करता था जो रूल किया करता था यहाँ पर। तो एक चीजें यहाँ पर आज के डेट में अलग ही पैटर्न में आप लोगों को नजर आएगी। तो यहाँ पर ये पूरा मैप हो गया अर्मीनिया और अजरबैजान का, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे ये रिलेशन? इनके द्वारा अभी महात्मा गांधी जी की टीचिंग जो है उसके बारे में बात की गई कि हम लोग अच्छे लीडर बने महात्मा गांधी जी की टीचिंग को बढ़कर। देखिए महात्मा गांधी जी ना एक ग्लोबल लीडर हैं आज की डेट में। आप लोगों को अलग अलग कंट्री में उनके स्टैचू देखने को मिलेंगे। जैसे कई सारे लोग मिलते हैं कि महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज मिल जाता। नोबेल प्राइज जो है उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं महात्मा गांधी जी जैसी पर्सनैलिटी है। कोई बोले कि गौतम बुद्ध जी को नोबेल प्राइज दे दो, ठीक है, महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज दे दो, तो ये ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये छोटी चीजें लग जाती हैं इनके सामने, ठीक है, नोबेल प्राइज वगैरह। क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को लुभाने वाली ऐसे लगने लगती है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक लीडर जो है उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसान के अंदर में ऐसा कुछ रहा होगा ना। तो यहाँ पर इनकी टीचिंग जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कई सारे लीडर हुए हैं वो मानते हैं कि किस तरीके से शांति का पाथ फॉलो करते हुए भी इंसान जो है वो अपने देश को आजाद कराकर ले जाता है। इसीलिए एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि आने वाली जनरेशन जो है ये देखकर विश्वास नहीं कर पाएगी कि एक मांस और हड्डियों का बना हुआ ऐसा इंसान भी धरती पर आया था कभी, जिसने इस तरीके से चीजों को चेंज कर डाला। मतलब कहने का ये कि जब लोगों को इनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा कि 200 साल तक रूल करने वाला एक साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो कि एक सबसे पावरफुल साम्राज्य माना जाता था, उसको एक इंसान ने बिना हथियार उठाए हाथ में उनको भगा दी यहां से, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी को विश्वास करना मुश्किल होगा कि मांस और जो खून का बना हुआ कभी कोई ऐसा इंसान भी धरती पर चला था या फिर आया था। तो इतनी खतरनाक बात यहां पर बोलेगी इनके बारे में। तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर कि किस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो आप लोग इसको क्वेश्चन के तौर पर भी ले सकते हैं। कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड महात्मा गांधी जी से, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और बाकी क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है कि डिस्कस करने हैं क्या इंपैक्ट है अर्मीनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के ऊपर में, खासकर इंडिया की जो कनेक्टिविटी की पॉलिसी है ना सेंट्रल एशिया को लेकर। क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों से यहां पर कि हम लोग कनेक्टिविटी की बेसिकली बात करते हैं सेंट्रल एशियन वाले रीजन में, तो वो भी आप लोगों को इंपैक्टेड होती है यहां पर नजर आती है। तो इस रीजन में शांति रहना तो देखिए सबके लिए फायदेमंद है, पर लेकिन जब शांति का कोई तरीका ना बचे तो फिर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वही कुछ ना कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया यहां पर इनके कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी मैंने सारी जो कहानी आप लोगों को सुनाई उसके ऊपर एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा मैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग भी उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग इसको देखिए क्या होता है बेसिकली जब आप लोग आंसर राइटिंग कर लेते हैं ना एक बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वो टॉपिक ऐसा हो जाता है कि आप लोग अच्छे से उसको लंबे समय तक याद रख पाते हो। इसलिए कहता हूं कि हमेशा कोशिश क्या करो कि किसी के टॉपिक के बारे में अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करो, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आप लोग अच्छे से उसके आंसर आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। तो ये बात की जा रही है कि ये ईरान बैक्ड इनिशिएटिव है। दूसरा, ब्लैक सी पर्शियन गल्फ जो यहाँ पर कॉरिडोर है वो इंडियन बैक इनिशिएटिव है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो आप लोगों को आंसर बताना है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, जो इंडिया का है उसके सामने ईरान लिख दिया गया है और जो ईरान का है उसके सामने इंडिया लिख दिया गया है, और इनकरेक्ट पूछ लिया गया है। वैसे तो आप लोग पढ़ोगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप लोग यहां पर सी लगा दोगे, पर इनकरेक्ट का मतलब हो गया डी लगा दोगे, पर लेकिन यहीं पर स्टेटमेंट में गलत कर रखी है तो फिर से सी बन गया आंसर। ये 3 केसेस बनते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए। यहां पर अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही दे देंगे और यहां पर इनकरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो तब क्वेश्चन आप लोग का अलग हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट दे देंगे और यहां पर करेक्ट पूछ लेंगे, तब क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरीके से ऐसे टॉपिक आप लोग ढंग से तैयार करके आप लोगों को चलना है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, इंडिया है इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और यहां पर ईरान है ये ब्लैक सी पर्शियन गल्फ जो कॉरिडोर, ठीक है, इसको सपोर्ट करने वाला। आगे बात करते हैं इंडिया और अर्मीनिया के रिलेशन। इंडिया ने स्टैब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन अर्मीनिया के साथ में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। 1995 में बोथ के द्वारा साइन की गई फ्रेंडशिप जो यहां पर कोऑपरेशन की ट्रीटी। अक्टूबर 2022 में जो साइन किया गया एग्रीमेंट अर्मीनिया के साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिजिनस जो पिनाय का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बतानी है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल, ठीक है, सही क्या है। ये सारी की सारी चीजें तो पढ़ाई अभी कि हम लोग सारी चीजें यहां पर कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक चीजें हैं, अगर क्लियर रहेंगी माइंड में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। डिजोल्यूशन अगर यूएसएसआर के बारे में भी कुछ आप लोगों से पूछा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। 26 दिसंबर 1991 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर जिसको आप लोग बोला करते थे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसमें से 15 देश जो हैं वो निकलकर यहां पर आए, इंक्लूडिंग रसिया। तो ये समझ सकते हैं जो छोटे छोटे देश आप लोग यहां पर दिख रहे हैं सारे, ये सारे इसी के बच्चे हैं जो आज के डेट में आपस में लड़ते हुए भी यहां पर नजर आते हैं। तो ये पहले एक तरीके से यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, यहां पर कल को क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्मीनिया और अजरबैजान दोनों यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो वहीं से ही निकल कर आए हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को ये टॉपिक भी अगर घुमा फिरा के पूछ लीजिए। अब यहां पर मैंने क्या डिस्कस कर दिया आप लोगों से इस टॉपिक में, महात्मा गांधी जी की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता दी, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो बता दिया, इनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं पुराने टाइम से और क्यों यहां पर लड़ रहे हैं वो बता दिया, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर रीजन में वो मैंने बता दिया, इंडिया किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर वो मैंने आप लोगों को बता दिया, पाकिस्तान का क्या मुद्दा है और तुर्की का क्या मुद्दा है यहां पर वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करा दिए, और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन बताऊंगा, और यहां पर यूएसएसआर के लिए भी यहां पर जो बातें हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार करो यार। अब एग्जाम में कोई आप लोगों से लिखने के लिए पूछ ले, कोई आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले, कोई प्रीलिम्स से पूछ ले, या किसी को पढ़ाने की बात आ जाए, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से घूंट कर पी चुके हो, है कि नहीं। कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर भी उसको भी दूर किया जाएगा, ओके। दोस्तों हम लोग दिल के ऐसे लोग हैं यार, हम लोग किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ बेसिकली इंडिया जो रिसेंटली अभी क्या किया, एब्सटेन कर गया वोटिंग करने से यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन था इजराइल को लेकर। तो कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, हमारी पॉलिसी कैसी है इजराइल को लेकर, और ये एब्सटेन करने का मतलब क्या होता है। कुछ को तो पता होगा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, और जिसको नहीं पता है उसको अभी पता चल जाएगा। यूएन जनरल असेंबली के अंदर में जब भी कोई वोटिंग होती है तो यहाँ पर हर एक कंट्री अपना ये देखता है कि उस कंट्री के खिलाफ या फिर उस कंट्री के फेवर में जिसके में वोटिंग हो रही है उससे हमारे रिलेशन कैसे है। अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे टेररिज्म जैसी, तो हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर टेररिज्म के जो बेसिकली अपोजिट में जाकर वोट डालते हैं ताकि टेररिज्म जैसी चीज़ों को रोका जा सके। पर लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान के लिए वोटिंग हो रही है, कंट्री के लिए वोटिंग हो रही है जो कि हमारा दोस्त है, तो अक्सर हम लोग उस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। इसका मतलब होता है एब्सटेन हो जाना, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं नोटा का बटन जो इस्तेमाल किया जाता है नन ऑफ द अबो, तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग गए और वोट डालने गए, नोटा दबा कर आ गए, पर यहां पर तो हम लोग नोटा भी नहीं दबा रहे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इंडिया ने एब्सटेन किया यूएन जनरल असेंबली के जो रिजोल्यूशन था इजराइल को लेकर। आखिर क्या रिजोल्यूशन आ गया इजराइल को लेकर, तो वो मैं आप लोगों को इस मैप के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले तो जिसने भी ये मैप बनाया यार, ये एक ऐसा मैप है जो कि बहुत ही सटीक तरीके से ये पूरी जो इजराइल और जो पैलेस्तीन का मुद्दा है उसको दर्शाता है। तो उस इंसान को धन्यवाद है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में ये मैप प्रस्तुत किया गया है। पैलेस्तीन एक देश हुआ करता था, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन है यहाँ पर, ये पैलेस्तीन हुआ करता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी टाइम की यहाँ पर बात है, ये 1947 की। तब बहुत ही छोटे छोटे एरिया में जूइश कम्युनिटी यहाँ पर रहा करती थी। और पैलेस्तीन क्या है, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर हुआ क्या, आराम आराम से जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो ये जो ज्यूस कम्युनिटी है उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से जो पैलेस्तीनी जो बेसिकली कम्युनिटी है उसको वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि इजराइल ने अपनी दादागिरी दिखाना स्टार्ट कर दी। आप लोग बोलेंगे कि मुट्ठी भर लोग किसी एरिया में रहते हैं, तो क्या वो इस तरीके से उस कंट्री के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पीछे कोई ताकतवर इंसान खड़ा हो।
यानी कि अगर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुत्ता तब भौंकता है अगर उसके पीछे मालिक खड़ा होता है, वरना पूंछ दबा के निकल लेता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये बड़े ही आसानी से सिनेरियो देखने को मिलता है। नॉर्थ कोरिया क्यों इतना भौंकता है, उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ रहता है। इसी तरीके से पाकिस्तान जब यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलता हुआ नजर आता है तो या तो उस टाइम पर चाइना होगा या फिर पीछे यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा। इजराइल के पीछे कौन है, वो यूएसए खड़ा हुआ मिलता है। पर लेकिन अच्छी बात क्या है, इजराइल हमेशा हमारे फेवर में रहता है, तो हमारे लिए पॉजिटिव है इजराइल का एक अच्छा एक तरीके से अस्तित्व होना, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर देखोगे तो पैलेस्तीन की एक हस्तारत और प्रेजेंट टाइम पर बोला जाए तो पैलेस्तीन जो है वो ना के बराबर रह गया है और इजराइल जो है वो यहाँ पर पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर चुका है। पर लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि जो भी पैलेस्तीनी लोग हैं वो बहुत सारे लोग अपना एरिया छोड़कर भागे, इधर उधर आज की डेट में बसे हुए जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये कई बार मुद्दा बन जाता है ह्यूमन राइट का, यानी कि अगर मानो या ना मानो इजराइल ने गलत तो किया ही है, पैलेस्तीन के लोगों को वहां से भगाया एक तरीके से। और जब बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की तो वो भी चीजें कई बार एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं कि ठीक है यार, आधे एरिया में तुम रह लो, आधे एरिया में हम रह लेते हैं, तो उसको भी मानने के लिए कई बार जो है वो तैयार नहीं रहती हैं चीजें। दोनों सिचुएशन खराब नजर आती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा अभी यहां पर बोला गया कि इजराइल ने जिस तरीके से उस एरिया को अपने अंडर में लिया है, एनेक्स किया है पैलेस्तीन की टेरिटरी को, वो गलत है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के डेट में दिक्कत में आ चुके हैं और ये ह्यूमन राइट जो है उसका इशू यहाँ पर बन जाता है। पैलेस्तीन के लोग आज की डेट में यहाँ पर अपनी घर छोड़कर कहीं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गए। तो इस मुद्दे के ऊपर में जब वोटिंग की गई यहाँ पर तो 87 लोगों ने तो फेवर में वोट किया, 26 जो है अगेंस्ट में गए और 53 जो है वो एब्सटेन कर गए, मतलब ना तो फेवर में गए ना अपोज में गए। भाई साहब तुम एंजॉय करो, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया। अगर हिस्टोरिकली आप लोग देखोगे इंडिया एक अपनी एक पर्टिकुलर एक डायमेंशन लेकर चलता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे हमारी कंट्री की अगर बात करें तो वो आप अगर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री हमेशा जो पैलेस्तीन के सपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, पर लेकिन इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि इजराइल और पैलेस्तीन अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग दोनों के साथ में अपने रिलेशन नहीं रख सकते हैं। तो पैलेस्तीन को भी बहुत सारी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर लेकिन जब बात आती है यूएन के अंदर में तो अक्सर हम लोग एब्सटेन कर जाते हैं ताकि कोई नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिले। इजराइल हमारी बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट करता हुआ हर जगह नजर आता है। तो ये एक मैप भी है और यहाँ पर ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर फ्यूचर में भी क्वेश्चन बने तो याद रखना। दुनिया में हर एक इंसान का एक सपना होता है कि यार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिले। तो इसी के चलते हम लोग भी इसके बारे में सोचते हैं कि बाहर से जो हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल जो खरीद कर लेकर आते हैं वो कच्चा तेल जो है वो हम लोगों को बेसिकली इस्तेमाल न करना पड़े, अपने ही देश में हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी कर आए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा 85% के करीब कच्चा तेल हम लोग बाहर से खरीदते हैं आज की डेट में भी। तो हमारी कंट्री में जो आईटी के अंदर में काफ़ी अच्छी शानदार एक स्टडी की गई और उसमें यहाँ पर जो बायोमास है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करने की बात की गई। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हमारे पास में निकल कर आएगा। मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एंजाइम है एक ऐसा जो कि कन्वर्ट करेगा यहाँ पर एक तरीके से बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। तो ये आईआईटी जो गुवाहाटी है उसके अंदर में ये एक ऐसी स्टडी यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि हमको बायो इथेनॉल मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ों को ढंग से आगे लेकर चल पाते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या कर पाएंगे, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बना पाएंगे। यानी कि हम लोगों को बाहर से क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल जो कि बात की जाती है कि यूज़ किया जाता है यहाँ पर स्पिरिट के अंदर में, ड्रिंक्स के अंदर में, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर में, और फ्यूल के तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 85% हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं फिर उनको पैसा देते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर पड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी कम होती नजर आएगी। और डोमेस्टिकली जो हम लोग प्रोड्यूस करें एथेनॉल, उसको ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ में, तो उससे भी हमारा जो इम्पोर्ट है या फिर डिपेंडेंसी है उस देश के ऊपर घटी है हमारी। तो इंडिया जो है वो चाहता है कि 20% जो यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए जल्दी से जल्दी 2023 तक, और फिर आगे चलकर इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से सामान खरीद कर लेकर आना फिर अपनी कंट्री में उसको इस्तेमाल करना,
तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता रहता है कि कभी ना कभी अगर पता चला उस कंट्री के साथ में रिलेशन जो है गड़बड़ा जाते हैं, किसी और के साथ में उस कंट्री की लड़ाई हो जाती है, कोई और इशू बन जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स खरीद रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सैंड बैटरी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यूरोप के अंदर में सैंड बैटरी अगर आ गई है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। ये न्यूज़ मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत सारे हमारे केस देश में पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, तो कैसे कैसे फटाफट उन केसेस को निपटाना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई कि इनके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके द्वारा 2-3 चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। बोला है कि लॉन्ग पेंडिंग केस जो हैं, जो पड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनको सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करना है। एक्चुअल में मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि हमारे देश में कई सारे केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जो कि लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 1970 से भी ज़्यादा पुराने हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह के केसेस को फटाफट निपटाना है, खासकर 2023 जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो इंडिपेंडेंस डे है यानी कि 15 अगस्त, तो उससे पहले यहाँ पर ये चीज़ें निपटानी है। तो इसके चलते हमारे देश में लगभग 14 लाख के करीब केस हैं, तो उनको कैसे कैसे निपटाना है। तो बोला गया कि कुछ केसेस ऐसे हैं, लगभग 138 के करीब केसेस हैं जो कि 10 साल से भी ज़्यादा पुराने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो खासकर हाई कोर्ट के अंदर बात की जा रही है कि जिनको यहाँ पर डिस्पोज करने की जरूरत है, 10 साल आगे निकल कर आ जाएंगे। तो वो सारे ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर काम करना है। कई बार ना नाम खराब रहता है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से नाम भी उस शहर में ऊँट बदनाम, आप लोगों ने सुना होगा, तो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट आएगा, और लोगों का ट्रस्ट आएगा तो जस्टिस के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसको लेकर। छोटी छोटी बातें चल के आ रहा है दुनियादारी में, देश में और आसपास में पता होना चाहिए। जैसे कि आसाम ने 4 डिस्ट्रिक्ट जो है मर्ज कर दिए, रीड्रॉ की जा रही है बाउंड्री। इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन से पहले जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो उससे पहले ये स्टेप उठाए गए। न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है वो हमारे देश में 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट की जा रही है, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया के द्वारा चेयरमैनशिप जो है वो एज्यूम की गई है, किसकी? वासनर अरेंजमेंट की। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 3 चीज़ें हैं, एक तो है वासनर अरेंजमेंट, एक है यहाँ पर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एक है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और एक है यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। वासनर अरेंजमेंट के हम लोग मेंबर बने यहाँ पर 2017 में, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर कंट्रोल रिजीम है इसके 2016 में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के 2018 में। अभी ओनली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बनने में हम लोग बचे हुए हैं, वरना और सबके मेंबर हम लोग हैं, ठीक है। वासनर अरेंजमेंट जो है ये 1996 में बनाया गया। यहाँ पर 42 मेंबर हैं, सारे के सारे नेटो और यूरोपियन यूनियन बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भरे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका सेक्रेटरीट है, इंडिया 17 मेंबर बना। ये काम करते हैं कैसे, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या फिर जो हथियारों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इरेस्पॉन्सिबल हाथों में ना जाए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 13,000 करोड़ जो है वो क्लीन गंगा के मिशन में यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं 2014 से पर, लेकिन ज़्यादा असर दिखता नहीं है, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। हमारे देश में जो सेंटर के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने वाले मोन्यूमेंट है उनमें 3,693 सेंट्रली प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट है। तो ये जो है इसमें से 50 मोन्यूमेंट गायब हो चुके हैं, यानी कि लोग जो है उनकी ईंटें उठाकर भाग गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये बातें बताई गई कि प्रोटेक्ट करने में असहाय रहे हैं उनको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इशू किया गया है एक साइबर अलर्ट, G20 जो भी यहाँ पर समिट है उसको लेकर, कि साइबर अटैक जो है खासकर G20 कंट्रीज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट में, तो उसको लेकर यहाँ पर ये चीज़ें इशू की जा रही हैं ताकि ध्यान रखा जा सके, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर 100 या फिर उससे ज़्यादा के जो वज्र, ये यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड जो हॉबिट जो यहाँ पर पर्टिकुलर सिस्टम है वो खरीदने जा रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया की हेल्प से बनाया गया हमारे ही देश में, तो इसको शानदार तरीके से आने वाले टाइम में यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर चीज़ें यूटिलाइज़ की जाती हैं। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश के लिए। कौन बना रहा है हमारे देश में, याद रखना, लार्सन एंड टर्बो LNT जो है वो बना रही है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई साउथ कोरिया के द्वारा, उसके बाद में चीज़ें कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया जो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो एक तरीके से अजय कुमार श्रीवास्तव जो है उसके MD CEO बनाए गए हैं। तो पर्सन इन न्यूज़ में आ जाता है कई बार बैंकिंग वगैरह में आप लोगों के लिए। UPSC तो नहीं पूछता इस चीज़ें, पर हाँ अगर वनडे टाइप के एग्जाम में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है।
यहाँ पर बात करें, आप लोगों ने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, लंपी स्किन डिजीज। दुनिया भर की जो गायें हैं उनकी डेथ हुई, तो इसके लिए यहाँ पर लंपी प्रोवैक, तो ये यहाँ पर एक कमर्शियल वैक्सीन आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि हो सकता है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बेटर करती यहाँ पर नजर आए, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। मैग्नस कार्लसन, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये थर्ड टाइम जो है ये कैरियर में चैंपियनशिप टाइटल जो है वो होल्ड करने में सक्सेसफुल रहे, तो ये चेस चैंपियनशिप प्लेयर है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। पोप जो यहाँ पर प्रोप बेनेडिक्ट जो 16वें थे, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई 95 की एज में। पहले पोप थे लगभग 600 साल की हिस्ट्री में जिन्होंने पोप पद पर रहते हुए रिजाइन दिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ जो यहाँ पर थियोसोफिकल जो सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिला चेन्नई में, तो वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी ये कन्वेंशन हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी का, ठीक है, चेन्नई में। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, ये इजराइल से, तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता भी था, बताई थी चीज़ें। अब यहाँ पर है छोटू कौन बनेगा करोड़पति। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। बोला गया कि लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर धनु यात्रा, तो फेस्टिवल बिगन हुआ किस स्टेट के अंदर में, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि एक इनिशिएटिव जो कंजर्वेशन ऑफ द नीलगिरी थार जो है 25 करोड़ की कॉस्ट में किस राज्य के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है स्टार्ट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये बताना है, ठीक है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर ये है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये बताए कौन है यहाँ पर जिसके द्वारा नेम दिया गया वन ऑफ द टॉप टैलेंटेड, जो टॉप टैलेंट यहाँ पर ऑफ द इसमें टैलेंट ऑफ द यूरोप इन द बायोलॉजिकल, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो यहाँ पर 20 का इनका नाम है संदीप ईश्वरप्पा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर श्री मोंटा ज्ञाने, नेक्स्ट यहाँ पर राम राय भट्ट, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर महिमा स्वामी। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिमोट वोटिंग जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए है, इंटरनेशनल माइग्रेंट के लिए है, या फिर इंडियन डिप्लोमेट्स इन फॉरेन कंट्री, या फिर माइग्रेंट जो बेसिकली डोमेस्टिक होते हैं उनके लिए है। तो सही आंसर क्या है ये बताइए, तो देखता हूँ कौन आंसर देता है, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोनबे रिवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है, तो अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ये यूरोप के अंदर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, लगभग 2850 किलोमीटर लंबी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये स्लोवाकिया, हंगरी, ये रोमानिया, इन सब रीजन से होती बहती हुई नजर आती है, ठीक है। तो यूरोप की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं, तो ये एक याद रखिएगा। सी सेट का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान सा है, रीजनिंग का क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो फिर आप लोगों को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग आंसर देखते हैं एक एक कर। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, ये पूछा बेसिकली किसके बारे में, ये धनु यात्रा के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये उड़ीसा से आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं, डायरेक्ट आप लोगों से देखिए एग्जाम में बन जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वनडे टाइप कई बार पूछ ले जाते हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें अगर याद रहती हैं तो एक एक नंबर बनते चले जाते हैं, ठीक है। कई बार यूपीएससी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेती है बड़ी आसान से, तो इसके चलते आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर ये फेस्टिवल जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो नीलगिरी थार से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था, तमिलनाडु के अंदर में चीज़ें आप लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पर नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पर एस चंद्रशेखर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सही कर दूंगा जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसमें मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इसको देखना, इसमें आंसर जो होगा एस चंद्रशेखर है, वो यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो सॉरी यार, इसके लिए ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये डोमेस्टिक माइग्रेंट के लिए है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्रायल कर रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने है, तो इसको आप लोग मैच कर लेना, तो बेसिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वोकेबलरी जो कि 5 नए शब्द आप लोगों को सिखाकर जाएगी, इंग्लिश बोलने लिखने समझने में बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। यहाँ पर एनडीए जो सीडीएस, इन सब के अंदर में एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ पर ये बात की जा रही है, बेसिकली देखिए शब्द ना आप लोगों को कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं रेगुलर,
तो न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी जब आप लोग एडिटोरियल वगैरह बैठोगे पढ़ोगे, ठीक है। तो रेपिटोर यहाँ पर बेसिकली पर्सन जो भी प्रदर्शनों की सूची बेसिकली बोला गया यहाँ पर, ये एक तरीके से कलेक्शन या फिर स्टॉक्स या फिर रेंज आप लोग बोल सकते हैं कई सारी चीज़ों की। तो इसको यहाँ पर ये शब्द रेपिटोर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। जो यहाँ पर एक तरीके से शब्द जो होते हैं वो बड़े से डिफरेंट से लगते हैं कई बार, पर लेकिन जब आप लोग उसका मतलब समझ में आ जाता है तो पूरा सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कल यानी कि छिपाना, या फिर एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें कि गलत तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चलना, चीज़ों को एक तरीके से ना अवॉइड करना, यानी कि एक तरीके से रियल ना होना भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, फेक चीज़ों का दिखना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर सफ्यूज, यानी कि फैली हुई, यानी कि काफ़ी स्प्रेड, यानी कि जो भी चीज़ें जो फैली हुई होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो किसी भी चीज़ के एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो जो कि आगे बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, तो ये सफ्यूज वर्ड भी यहाँ पर कई बार इस्तेमाल किया जाता है। ओके, शब्द है यहाँ पर पेलमन, पेलमल, ठीक है। तो पेलमल जो है यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ये है चीज़ों का तितर बितर होना जल्दी में, ठीक है। डिसऑर्डरली यानी कि रस तरीके से ये चीज़ आप लोग बोल सकते हैं, गड़बड़ी आप लोग बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर यह मिसप्रिजन, यानी कि गलत फहमी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना सही तरीके से, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गलत तरीके से चीज़ों को दिखाना भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि कर्तव्य है उसके अपोजिट में जाकर चीज़ों को विपोक्षा करना। तो एक तरीके से ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आती है। एक तरीके से जब इसका एक नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने बोल सकते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट में एक्सेप्टेंस बोला गया यहाँ पर। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि आप लोगों को कई बार कई जगह आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में याद रखना। बहुत ही शानदार आंसर दिए गए थे खुशी के द्वारा, और अपना डिटेल में इनके द्वारा शेड्यूल भी शेयर किया गया, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये सारे जो भी चीज़ें पूछी थी डिटेल में इनके द्वारा यहाँ पर बातें बताई गई, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो यहाँ पर पुष्पा कमल दहल प्रचंड, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के, उनके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना। और हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, तभी चीज़ों को आप लोग शानदार तरीके से आगे लेकर चल पाओगे। फीडबैक जरूर देना और तैयार रहना। शाम को जो वीडियो आएगी आप लोग की एग्जैक्ट 8 बजे, तो वो होगी आप लोग की मंथली वीडियो होगी। अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय करना, पूरा डिटेल में उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें पढ़ाई गई है, ठीक है। एग्जैक्ट 8 बजे तैयार रहना, ओके। तो अच्छे से एंजॉय करना और फीडबैक जरूर देना, और पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार, अच्छे से अपने दिन को एंजॉय करो, ओके।